अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, यानी उनकी बाउंड्री पे जो कंडीशंस डेवलप होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इसके अंदर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को जो डिपिक्ट करता है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स डेंसिटी। सो अब अज्यूम करें कि हम स्टैटिक कंडीशन से निकल के चार्जेस की मूवमेंट की तरफ थोड़ा सा गौर कर रहे हैं। सपोज़ करें कि अचानक से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी तरीके से कंडक्टर के अंदर अपीयर हुए हैं। ठीक, दैट कैन बी यूजिंग इंजेक्शन और एनी अदर वे, मतलब कि उसमें एक कंडक्टर है आपके पास किसी भी सरफेस, किसी भी शेप में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और दूसरा ये कि वो किसी न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, किसी पॉजिटिव एंटिटी से बाउंड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि एक जैसे चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस आपने पढ़ा है कि वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, उनकी फील्ड की वजह से वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। सो वो दूर जाते जाएंगे, मतलब ड्रिफ्ट होते जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, जहाँ हत्ता कि वो जो कंडक्टर है उसके सरफेस तक ना पहुँच जाए। अब क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं, एक कंडक्टर को इंसुलेट करते हैं, यानी उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो चढ़ाते हैं ताकि वो जो चार्जेस हैं वो बाहर ना निकलें या उसके अंदर ही रहें, उस कंडक्टर के सरफेस पर ही रहें। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर छोड़े गए थे, वो क्या उन्होंने मूवमेंट शुरू की, लेकिन वो एट दी एंड सरफेस पे आ गए। अब सरफेस पे जाके वो स्टैटिक हो जाएंगे। सो यहाँ से आगे जो आउटवर्ड प्रोग्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटेड है आगे। तो इंसुलेटर को जब तक हमने अभी स्टडी किया था कि जब तक इंसुलेटर का जो कंडक्शन बैंड तक पहुंचने का प्रोसेस है, वो यानी उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ना दी जाए तब तक वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उस बैरियर को। लेकिन ये भी है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा। कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि जब तक कंडक्टर के अंदर है तब तक वो फील्ड की वजह से मूव करते जाएंगे, और अनलेस के वो सरफेस पे आ जाए, कंडक्टर के सरफेस पे आ जाए, इंसुलेटर के सरफेस की बात नहीं हो रही। कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि जो कंडक्टर है उस पर ज़ीरो, उसके अंदर ज़ीरो टू चार्ज डेंसिटी होगी, यानी चार्ज कोई भी नहीं बचेगा, और सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आके जमा हो जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्टर का कि चार्ज कोई भी उसके अंदर नहीं रहता, उसके सरफेस पे आके जमा हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उसका ये है कि कोई भी करंट, क्योंकि चार्ज उसके अंदर नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो भी नहीं है तो करंट भी उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसके अंदर नहीं करेगी, उसके बाहर कर सकती है, इसके सरफेस पर। हमेशा उसके सरफेस पर ही होगी। जब तक उसके अंदर चार्ज मौजूद होगा, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट होते जाएंगे अनलेस कि वो सरफेस पे आ जाए। तो हमेशा इसी तरह से होगा। अब अगली बात आई कि अब उसके सरफेस पे तो चार्ज आ गए, लेकिन जो फील्ड्स हैं और फ्लक्स डेंसिटी है वो किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह से मूवमेंट होगी और क्या फील्ड एग्जिस्ट करेगी। एक्सटर्नल कंडक्टर पे जो एक्सटर्नल साइड, कंडक्टर की एक्सटर्नल साइड है, उसका सरफेस है, उस पर क्या अफेक्ट होता है। इसको हम रिलेट करते हैं अपने क्या कहते हैं, फील्ड के साथ, जो हमने अभी तक स्टडी की हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी, उसी के साथ हम रिलेट करते हैं। अगर तो ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लूजली स्पीकिंग, दो कंपोनेंट्स में हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं। एक नॉर्मल कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि फील्ड आपको पता है कि एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइन। या तो वो नॉर्मल एग्जिस्ट करेगी, या टेंजेंशियल एग्जिस्ट करेगी, या इन बिटवीन जो एग्जिस्ट करेगी। जो इन बिटवीन है, एंगल्स हैं, उनके लिए हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि एक परफेक्टली सिमेट्रिकल
फील्ड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। सो सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं, अभी हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे। एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि जो कंडक्टर का सरफेस है उसके टेंजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, और एक होगा उसका नॉर्मल जो कि कंडक्टर के सरफेस से नॉर्मल है। सो इन दोनों के केस में क्या होगा, किस तरह से फील्ड, क्या टेंजेंशियल एग्जिस्ट करेगी या क्या नॉर्मल एग्जिस्ट करेगी, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स डेंसिटी, तो हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो क्योंकि स्टैटिक कंडीशंस अज्यूम कर रहे हैं हम, ये स्टैटिकली चार्ज जो है वो अब क्योंकि आप वहाँ पे इसके सरफेस पे आके स्टैटिक हो गया है, तो वो क्या होगा कि जो टेंजेंशियल है कंपोनेंट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर टेंजेंशियल एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वजह से नॉन स्टैटिक कंडीशन जो है वो क्रिएट होंगी। नॉन स्टैटिक का मतलब ये है कि चार्जेस की मूवमेंट ऑन द सरफेस होने लग जाएगी, और जब उनके सरफेस पे मूवमेंट होने लग जाएगी तब वो करंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ स्टैटिक की कंडीशन के लिए स्टडी कर रहे हैं अभी, नॉन स्टैटिक के लिए नहीं, तो हम सिर्फ इतना इस हद तक रखेंगे अपने ऑब्जर्वेशन को कि क्योंकि स्टैटिक कंडीशन है इस वजह से जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। अब इसको हम प्रूव भी करते हैं यूजिंग सम लॉ, ठीक है। इसको हम गॉसेस लॉ से प्रूव कर सकते हैं कि वो किस तरह से टेंजेंशियल कंपोनेंट उसका ज़ीरो होता है और नॉर्मल कंपोनेंट सिर्फ एग्जिस्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि स्मॉल एरिया से लीव करती है, हम ये देखेंगे कि वो एक दैट शुड बी इक्वल टू द चार्ज रिजाइडिंग ऑन दैट सरफेस, यानी जो फ्लक्स लीव कर रहा है वो उस चार्ज के इक्वलेंट होगा जो कि उस सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसके लिए कंसिडर करें कि ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, ये उसकी बाउंड्री है, कंडक्टर ये एक्सटेंड कर रहा है यहाँ भी। अब हमने फ्लक्स डेंसिटी भी फाइंड करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड करनी है। सो इन दोनों के नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। सो फॉर फर्स्ट हम फाइंड करते हैं कि इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट का, कि टेंजेंशियल कंपोनेंट का क्या होगा। हम इन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी को फाइंड कर लें तो दूसरी क्वांटिटी इससे रिलेट हो जाती है। जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डी जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इस रिलेशन से हम सिंपली दूसरी फील्ड जो है वो निकाल सकते हैं, तो दूसरी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अब हम पहले कंसिडर करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट हम गॉसेस लॉ की मदद लेते हैं और गॉसेस लॉ से वो गॉसियन सरफेस इसके ऊपर रखते हैं और उसके हिसाब से डेरिवेशन करते हैं कि वो किस तरह से जो है वो हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट निकालने में हेल्प करता है। सो फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट हम कंसिडर करते हैं, हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है फॉर क्लोज सरफेस ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक, ये आप ऑलरेडी गॉसेस लॉ में पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द एंटायर सरफेस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यूजिंग दिस इक्वेशन एंड कंसिडरिंग कि हमारे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म में एक गॉसियन सरफेस है, ठीक, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज पाथ है, ए बी सी, ए टू बी, बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। और ये कंसिडर करें कि ए टू बी और सी टू डी डेल्टा डब्ल्यू है और बी टू सी और ए डी टू ए ये डेल्टा एच है। अब जो फील्ड का पाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इसका जो पाथ है ये या तो इस तरह होगा या इस तरह होगा या इस तरह होगा या इस तरह होगा, इस तरह से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि क्योंकि स्टैटिक कंडीशन है और उसमें कंडक्टर के इनसाइड कोई भी फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है चाहे वो फ्लक्स डेंसिटी है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो इसमें जो ये कंपोनेंट हैं जो आपको राइट और लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, दीज आर टेंजेंशियल कंपोनेंट्स, और जो बॉटम और टॉप पे नज़र आ रहे हैं दीज आर नॉर्मल कंपोनेंट्स। अब इनकी डायरेक्शन जो है वो हम यूनिट वेक्टर के साथ और इन कंपोनेंट्स के साथ टैली करेंगे सिर्फ, और अपना जो है वो क्वेश्चन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सो क्योंकि हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया क्योंकि ये एक स्टैटिक केस है, यानी इसके बाउंड्री पर चार्ज जो है वो मौजूद होगा, इनसाइड कंडक्टर कुछ भी नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है ये हाफ इनसाइड है और हाफ आउटसाइड है।
सो ये जो ये सी डी वाला पाथ है इसमें तो कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इस फील्ड को तो हम वैसे ही ज़ीरो कर देते हैं। सो इससे पहले सॉरी, हम जो फील्ड जो ई डॉट डी एल है इसको स्प्लिट कर सकते हैं चार हिस्सों में, क्योंकि हम चार पाथ्स को कंसिडर कर रहे हैं, इनको सम अप करके कह रहे हैं कि इस along this closed path the electric field intensity sum of electric field intensity is equal to 0. So AB along AB, along BC, along CD and along DA, that is equal to 0. So along CD हम already ये establish कर चुके हैं कि that will be equal to 0. इसी तरह से जो BC का inner half section है वो भी 0 होगा, और D to A का inner half section that will also be equal to 0. सिर्फ बचा ये पूरा पाथ, ये हाफ पाथ और ये हाफ पाथ। सो ए टू बी विल बी गिवन बाय ई, क्योंकि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, दिस विल बी ई टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डब्ल्यू। अब ये क्योंकि डाउनवर्ड्स है और नॉर्मल कंपोनेंट है, लेकिन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ ई एन मल्टीप्लाई बाय 1/2 हाफ ऑफ डेल्टा एच। इसी तरह से ये नॉर्मल कंपोनेंट के की डायरेक्शन में है, तो इस वजह से, लेकिन ये क्योंकि फिर भी ये भी हाफ है, सो इट विल बी प्लस ई एन नॉर्मल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 डेल्टा एच अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ वेक्टर। सो हमारे पास टोटल इक्वेशन बनती है दिस माइनस दिस प्लस दिस, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, फिर पीछे बच जाता है सिर्फ ई टी टेंजेंशियल कंपोनेंट इंटू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। सो ये क्योंकि 0 है तो इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो वो भी 0 हो जाता है। सो देयरफॉर द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। सो ये हमने एक्चुअली प्रूव किया है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 हो एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि स्टैटिक फील्ड अगर हमने कंडीशन एस्टेब्लिश की है फॉर कंडक्टर, तो उसके बाउंड्री पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, चाहे वो फ्लक्स डेंसिटी का है, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। हमने फ्लक्स डेंसिटी के लिए नहीं प्रूव किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए प्रूव किया है, एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो फ्लक्स डेंसिटी विल आल्सो बी इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं नॉर्मल कंपोनेंट के लिए। हमने बात कर ली है टेंजेंशियल कंपोनेंट की, अब हम नॉर्मल और उसको प्रूव कर लिया है कि दैट इज़ एवरीवेयर 0, चाहे वो फ्लक्स डेंसिटी है चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हम देखते हैं नॉर्मल कंपोनेंट, क्योंकि एक स्टैटिक फील्ड है तो स्टैटिक फील्ड के लिए हम इस्टेब्लिश करेंगे नॉर्मल कंपोनेंट की क्या एग्जिस्टेंस है। सो फॉर दैट हम फ्लक्स डेंसिटी को कंसिडर करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी को एवेल्यूएट करते हैं यूजिंग दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो कि हाफ अगेन इनसाइड है कंडक्टर के और हाफ आउटसाइड है। सो इस केस में तीन सरफेसेस बनते हैं, एक बनता है उसका टॉप सरफेस, एक होता है बॉटम, और एक आता है इसके साइड वाला सरफेस। क्योंकि ये कर्व्ड है तो ये एक ही सरफेस आएगा, ठीक। सो अब लेकिन और हमारे पास जो इक्वेशन है फॉर दिस सिलिंड्रिकल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट वाज गिवन बाय गॉसेस लॉ अगेन एज D डॉट ds इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड, द यानी फ्लक्स डेंसिटी अलोंग द एंटायर सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम अगर इवेल्यूएट करें तो हमारे पास तीन रीजन्स निकलते हैं, जिनमें से ये बॉटम रीजन और साइड्स वाले रीजन, बॉटम रीजन और साइड्स वाले रीजन तो वैसे ही 0 निकल आते हैं। वो कैसे कि बॉटम तो वैसे ही इनसाइड कुछ भी फ्लक्स डेंसिटी वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी रहेगी बात साइड के, क्योंकि साइड में टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ही आएंगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं आएगा, तो इस वजह से, और हम ऑलरेडी टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि वो 0 है। सो सिर्फ जो रिमेनिंग बचेगी वो होगी ये टॉप वाली साइड, जिसमें नॉर्मल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा अपवर्ड्स इस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में। So only remaining component will be given by dn normal component multiplied by delta s, इसका delta s क्योंकि small incremental surface में हम बात करें, and that is equal to q, and we also know that charge is equal to the, rho s multiplied by area. So this actually is equal to dn is actually equal to rho of s. So normal component is equal to the surface charge density. ये हमारी observation है। इस इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक है नॉर्मल कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम फ्लक्स डेंसिटी चाहे वो फ्लक्स डेंसिटी की बात करें चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें,
टेंजेंशियल कंपोनेंट उसके बाउंड्री पे वैसे ही ज़ीरो होगा। इनसाइड, क्योंकि हम स्टैटिक बात कर रहे हैं, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कंडक्टर के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होगा तो फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, फील्ड नहीं होगी तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। सो इनसाइड कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ उसके आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा, यानी कंडक्टर के आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा। और हम यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो जितने भी चार्जेस इनसाइड थे वो सारे आउटसाइड जमा हो गए हैं। अब वहाँ पे वो स्टैटिक है और उनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर चार्ज आया, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज आया, और इससे जो फ्लक्स लीव करेगा वो उसके नॉर्मल ही एग्जिस्ट करेगा, उसके टेंजेंशियल कोई भी चार्ज कोई भी फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके नॉर्मल होगी और फ्लक्स डेंसिटी भी उसके नॉर्मल एग्जिस्ट करेगी, यानी आउटवर्ड्स इस तरह से एक्सटेंड करेगी, इसके सरफेस के नॉर्मल, टेंजेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस, जो हमने यूजिंग गॉसेस लॉ जो है वो देखा है, इसका रिज़ल्ट जो है वो हमने देखा है। अब ये जो कंडीशन है, क्योंकि हर तरफ से नॉर्मली एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ से हमें ये ऑब्जर्वेशन भी पता लगती है कि जो कंडक्टर है यहाँ पर, ये कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इसका। इक्विपोटेंशियल मतलब पहले भी हम देख चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल वही है कि हर तरफ मतलब एक जैसा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, जो कि हम यहाँ पे ट्रू भी है। चाहे आप इस पॉइंट पे ले लें, चाहे इस पॉइंट पे ले लें, चाहे इस पॉइंट पे ले लें, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी दोनों ही उनके नॉर्मल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। सी, सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक डेफिनेशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इन समरी हमारे पास जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का इन कंडक्टर्स पर, उसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखी हैं। सबसे पहली ये कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड ज़ीरो होगी, और जो सरफेस है उस पर नॉर्मली एग्जिस्ट करेगी, यानी नॉर्मल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, और कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, इनके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स याद होने चाहिए। डेरिवेशन इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, आपको डेरिवेशन की बजाय फोकस करना है इन पॉइंट्स पर, कि इन ऑब्जर्वेशंस पर, कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमेशा उसके नॉर्मली एग्जिस्ट करेगी, टेंजेंशियल कंपोनेंट उसका ज़ीरो होगा। तो जल्दी से एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल टी की वैल्यू दी हुई है, v इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक पॉइंट दिया हुआ है 2, -1 और 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो ये एक कंडक्टर टू फ्री स्पेस बाउंड्री, यानी यही कंडीशन जो हमने अभी स्टडी की है, ये कंडक्टर था, दिस वाज द कंडक्टर, और ये फ्री स्पेस है। तो कंडक्टर टू फ्री स्पेस बाउंड्री आपकी कंडीशंस यही हैं, जब भी इस तरह की बात हो तो आप यही चीज़ अज्यूम करेंगे। सो हमने फाइंड करना है v, e, d और रो s, ठीक। पोटेंशियल फाइंड करना है, ये तो सिंपल है, इसमें पॉइंट्स को पुट करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू जो है पोटेंशियल की इस पॉइंट पर निकल आएगी। सेकेंड पॉइंट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। अब कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हम ऑलरेडी ये चीज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अगर तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो पोटेंशियल जो है वो हर पॉइंट पर जो है वो इतना ही होगा जितना अभी इस्टेब्लिश किया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, सो इनसाइड कंडक्टर जो है वो ज़ीरो है, ये तो हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और हमारे पास जो इक्वेशन बनती है फॉर दिस, ये मतलब कि जो इसको रिप्रेजेंट करती है, इस रीजन को रिप्रेजेंट करती है, वो इस तरह से बनती है, क्योंकि हम ऑलरेडी v निकाल चुके हैं। सो इसको प्लेस करके हमारे पास एक इक्वेशन बनती है इसकी। सो अब E को फाइंड करने के लिए हमें ग्रेडियंट ऑपरेशन को यूज़ करना पड़ेगा, यानी इसका डेल ऑपरेटर जो है वो निकालना पड़ेगा। ये जो हमारे पास पोटेंशियल है जो हमने पिछले सेक्शंस में डेवलप किया, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमें सिर्फ पोटेंशियल ही गिवन है, फ्लक्स डेंसिटी वगैरह कुछ भी गिवन नहीं, तो हम पोटेंशियल के ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इजीली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेगेटिव ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय डेल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
ये हमारे पास हम इसका डेल निकालेंगे यूजिंग डेल ऑपरेटर निकालेंगे, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमारे पास निकलता है 200 माइनस 200x, सिंपली डेरिवेटिव ही निकालना है। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन निकली है और इसमें पॉइंट्स को देखना है, पॉइंट्स को प्लेस करना है जो ऊपर पॉइंट्स गिवन है, तो हमारे पास जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, दिस इज गिवन बाय दिस वैल्यू -400 ax माइनस 200 ay। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आई तो फ्लक्स डेंसिटी निकालना इतना मुश्किल नहीं है उस पॉइंट पर। सो वो निकलता है 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू EP। दिस बिकम्स इक्वल टू -3.54 ax माइनस 1.771 ay, और ये नैनो कूलम्स में निकलता है पर मीटर स्क्वायर। अब जो फील्ड है वो डाउनवर्ड्स होगी और टू द लेफ्ट एट पॉइंट इट इज़ नॉर्मल टू, ये हमें कैसे पता लगा, ये इस ऑब्जर्वेशन से पता लगा, ठीक। इट इज़ नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देयरफॉर dn जो नॉर्मल कंपोनेंट है इसका, दैट इज़ इक्वल टू, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास नॉर्मल का ये आता है। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी जो ऊपर हमने इक्वेशन इस्टेब्लिश की थी, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन dn इज इक्वल टू रो एस एंड रो एस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अच्छा जी, हमने क्या चीज़ रह गई है, और ये भी निकल आया, सारी चीज़ें निकल आई हैं। एंड ऑल्सो द इक्वेशन फॉर ऑफ द कंडक्टर सरफेस, सरफेस की जो है इक्वेशन जो है वो हमने देखनी है कि वो क्या होगी। सो यही हमारी सरफेस की एक्चुअली इक्वेशन आती है। नोट दैट इफ यू हैड टेकन द रीजन टू द लेफ्ट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एज द कंडक्टर, द फील्ड वुड टर्मिनेट ऑन द सरफेस चार्ज एंड वी वुड लेट रो एस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू। सो एनीवेज हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी वैल्यू और इसकी इक्वेशन जो है वो निकाल ली है। एक्चुअली इक्वेशन ये बनती है लेकिन इसकी वैल्यू ये बनती है। सो अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमने डिटर्मिन करनी है इक्वेशन फॉर स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू P। तो एक आपके पास इसी तरह की स्ट्रीम है जो कि पास कर रही है इसी पॉइंट से। सो हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं इनके EY/EX दैट बिकम्स इक्वल टू 200 y ओवर 200x माइनस 200x, ये हमारी इक्वेशन से ही डिटर्मिन हुए हैं, इज इक्वल टू -y/x इज इक्वल टू dy/dx। सो जो dy/y प्लस dx/x इज इक्वल टू 0, ये एक्चुअली डेरिवेशन टाइप है। जो इक्वेशन है उसकी जो हमारा सरफेस है उसकी जो लाइन की इक्वेशन है एक्चुअली वही निकाली हुई है। सो यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन है जो पास करती है इस पॉइंट से वो ड्राइव की हुई है। दिस इज़ सिंपली यूजिंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, इसमें कोई इतनी डिफरेंट चीज़ नहीं है। ये आप अपने कैलकुलस और इस तरह के न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं किस तरह से हम लाइन की इक्वेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। सो बाकी इसके ड्रिल प्रॉब्लम और बैक क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं।